आखिर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिखी ये अजीब सी चीजें क्या हैं और सीआईए की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ही बॉडी की एक सुपर पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोलंबिया और मैक्सिको में दिखी इस अजीब सी उड़ने वाली बॉल की सच्चाई क्या है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है नॉलेज से ओवरलोडेड। तो इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। फैक्ट नंबर 6। गाइस जरा सोचिए कि एक दिन आप मस्त अपने घर की टेरेस पर घूम रहे हो और एक 500 किलो का मेटल का धधकता हुआ गोला तुरंत आकर आपकी छत पर ही क्रैश कर जाए, तो क्या होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि आकाश भाई टाटा बाय बाय ही होगा, पर ये साइंस फिक्शनल सी स्टोरी की स्क्रिप्ट क्यों सुना रहे हो, राइट? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई साइंस फिक्शनल की स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जो कोई भी स्पेस एजेंसी कभी भी आम लोगों के सामने शेयर तक नहीं करती। असल में देखो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हाल ही में 50 साल पुराना सोवियत स्पेसक्राफ्ट जिसका की नाम कॉस्मोस 482 है, अभी हाल ही में इंडियन ओशियन में क्रैश कर गया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कोई सिर्फ मेटल का जंक नहीं बल्कि लिटरली भाई एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा था। असल में देखो ये स्पेसक्राफ्ट 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से स्पेस में अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा था, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। असल में देखो गाइस साल 1972 में कोल्ड वॉर के दौरान जब रूस यानी कि सोवियत यूनियन वीनस प्लेनेट के ऊपर अपने हक को जताना चाहता था, तब उन्होंने कॉस्मोस 482 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जो टेक्निकल एरर होने की वजह से अर्थ के ऑर्बिट में ही फंसा रह गया। स्ट्रेंजली इसके बाद ये कभी भी और कहीं पर भी क्रैश कर सकता था, यानी यूएस के ऊपर, इंडिया के ऊपर, आपकी घर के टेरेस के ऊपर या फिर आंगन में। भाई लिटरली ये कहीं भी तबाही मचा सकता था। बट फॉर्चुनेटली ये 500 किलोग्राम का मॉन्स्टर रिसेंटली इंडियन ओशियन पर जाकर क्रैश कर गया, जिससे हमें किसी भी तरीके का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक अजीब सी बात बताऊं, प्रैक्टिकली ये जो कुछ भी हुआ है ना भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि प्रैक्टिकली आज की डेट में 27,000 से भी ज्यादा ऐसी खराब हुई सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद हैं जो कभी भी और कहीं पर भी क्रैश कर सकती हैं। और यही इन स्पेस एजेंसीज का एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसे कभी खुलकर आम लोगों के सामने शेयर तक नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 5। गाइज अभी ना मैं जब इस वीडियो के फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो भाई सीआईए की क्लासिफाइड रिपोर्ट मेरे सामने आई एंड ऑनेस्टली भाई उस रिपोर्ट के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंज चीज लिखी गई थी कि भाई मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा हूं वो चीज आपके सामने शेयर करने से। तो देखो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि साल 1950 से लेकर साल 1970 तक सीआईए ने MK अल्ट्रा नाम का एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली हजारों लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके के टेस्ट को कंडक्ट करके ह्यूमन ब्रेन और बॉडी से रिलेटेड कुछ हैक्स को बनाया था। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक स्ट्रेंज सा ब्रेन प्रोग्राम भी देखने को मिलता है जिसे सीआईए ने ऑफिशियल नाम दिया द गेटवे प्रोसेस। और इस गेटवे प्रोसेस के अंदर हमें एक नंबर देखने को मिलता है जो है 55515। अब प्रैक्टिकली ये अजीब सा नंबर क्या है और ये क्या काम करता है, चलिए इस राज से पर्दा उठाता हूं। तो देखो गाइस जब भी हम किसी भी नंबर या फिर चीज को बार बार अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सर्टेन पैटर्न में न्यूरल स्पार्क्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू सीआईए अगर कोई भी इंसान अपने दिमाग में बार बार 55515 नंबर को रिपीट करता है तो उसके दिमाग में जो न्यूरल स्पार्क्स जनरेट होते हैं वो हमारे पेन सिग्नल्स को ओवरशैडो कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी पेन हो रहा है और उसकी इंटेंसिटी लो से लेकर मीडियम लेवल तक की है और अगर आप 5 से 10 मिनट बार बार इसी नंबर को अपने दिमाग में दोहराते हुए चले जाएंगे तो लिटरली वो पेन आपकी बॉडी से गायब हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सीआईए की इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर यह तक भी मेंशन किया गया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ये टेक्निक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि प्रैक्टिकली आज भी यूएस आर्म फोर्सेस को ये ब्रेन टेक्निक सडन पेन को कम करने के लिए सिखाई जाती है। तो देखो गाइज अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप खुद से भी डीप रिसर्च कीजिएगा, आपको ये सारा ही प्रोजेक्ट अपने सामने दिखाई दे जाएगा। अब देखो गाइज जब ये चीज मेरे सामने आई है तो भाई डेफिनेटली मैं तो इस चीज को ट्राई करने वाला हूं, लेकिन मेरे साथ साथ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को ट्राई करने वाले हैं जरा नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। गाइस जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। प्रैक्टिकली ये कोई एआई जनरेटेड क्लिप या फिर मूवी का सीन नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसने कोलंबिया और मैक्सिको के लोगों की लिटरली रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। एक्चुअली गाइस ये इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन आज से कुछ समय पहले से लगातार कोलंबिया और मैक्सिको और इनके बीच का जो रीजन है उसमें अलग अलग दिनों पर लोगों को कुछ इस तरीके की अजीब सी बॉल हवा में हवर करती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इन तरीके के इंसिडेंट्स हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो फाइनली वहां की आर्म फोर्सेस ने एक दिन इस ऑब्जेक्ट को एक पहाड़ी पर क्रैश करके गिरा दिया, जिसके बाद सरप्राइजिंगली उन्हें दिखा कुछ इस तरीके का अजीब सा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अलग अलग तरीके की कार्विंग और डिजाइन्स मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अभी तक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिससे बात पूरी तरीके से क्लियर हुई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे
इसे एक सिंगल मेटल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। मतलब कि ना ही इसको कहीं चिपकाया गया है और ना ही इसे वेल्ड किया गया है, ये पूरा ही एक मेटल का पीस है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक्सरे से ये बात भी कंफर्म हुई है कि ये ऑब्जेक्ट मल्टी मेटेलिक लेयर से बना हुआ है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी मेटल की परतें मौजूद हैं जो इतनी ज्यादा डेंस है कि हमारी एक्सरेज को इसके बिल्कुल सेंटर में एंटर तक नहीं होने दे रही। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उन सभी लेयर्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे सिमेट्रिकल गड्ढे भी मौजूद हैं, जिससे ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है कि इसको ना नैनो इंजीनियरिंग करके बनाया गया है। लेकिन एक सवाल जो अच्छे खासे लोगों की रातों की नींदें उड़ा रहा है वो ये है दोस्तों कि इस स्फीयर में ना ही कोई भी इंजन दिखाई देता है और ना ही ऐसा कोई प्रोपेलर सिस्टम दिखाई देता है जिसकी वजह से ये आसानी से हवा में हवर कर सके। इवन बात अगर हमारी टेक्नोलॉजी की करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भाई काफी साल ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नजर आती है, जिससे एक सवाल तो 100% खड़ा होता है कि भाई आखिर ये चीज है क्या और प्रैक्टिकली इसे किसने बनाकर हमारी अर्थ पर भेजा है। वेल गाइस, ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब भाई मैं लिख कर दे सकता हूं, अब आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्पेयर है इसको अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएस भेज दिया गया है, जहां पर आगे आने वाले समय में इस पूरी बात को दबा दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली यूएसए का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बट ऑनेस्टली गाइस, हमें यह समझना होगा कि क्या वास्तव में इस यूनिवर्स में कोई और सिविलाइजेशन भी मौजूद है जो हमें कोई या तो सिग्नल देना चाहती है या सिर्फ वो ये दिखाना चाहती है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे कितनी ज्यादा एडवांस है। क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, ये इंसिडेंट अभी तक का सबसे ज्यादा वियर्ड इंसिडेंट माना जा रहा है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो छोटा सा एनिमल दिख रहा है उसका नाम है टार्डिग्रेड्स, जिसको कि वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो गाइस, भले ही एनिमल आपको देखने में काफी ज्यादा छोटा सा और अजीब सा लग रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये एनिमल किसी सुपर एनिमल से कम नहीं है, क्योंकि देखो ये इकलौता ऐसा एनिमल है जिसको आप बॉईल होते हुए पानी में डाल दो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये रेडिएशन को झेल सकता है, वैक्यूम में रह सकता है और हैवी से हैवी प्रेशर को भी भाई आसानी से सर्वाइव करके मस्त रह सकता है। बट वेट अ सेकेंड, आखिर इतना छोटा सा एनिमल इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर कैसे लेता है? असल में देखो, इसकी डीएनए में ना एक बेहद ही अजीब सा जीन होता है जिसको कि डीसुप यानी कि डैमेज सरप्रेसर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये ना एक तरीके की शील्ड होती है जो किसी भी पैनिक सिचुएशन में इसके डीएनए को चारों ही तरफ से कवर करके इसको किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने लायक बनाती है। लेकिन क्या हो कि अगर यही जीन हम इसमें से निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लें तो क्या प्रैक्टिकली हम इंसान भी एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? एंड द आंसर इज यस। असल में गाइज, ये चीज हर एक इंडियन के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात हो सकती है, लेकिन साल 2022 से ही लगातार बीजिंग एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज इस एनिमल के इस डीएनए जीन को एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन डीएनए के साथ मर्ज करने के एक्सपेरिमेंट को कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बोला है कि यस भाई, हम सक्सेसफुली इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करने में सफल हो चुके हैं और प्रैक्टिकली आज की डेट में चाइना के अंदर कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो कि स्पेस रेडिएशन को और यहां तक कि न्यूक्लियर रेडिएशन को भी भाई आसानी से झेल सकते हैं। अब देखो गाइस, बात अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की करूं तो चाइना का यह कहना है कि इस म्यूटेशन का असली मकसद कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर इस चीज के ऊपर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करोगे तो भाई आपको भर भर कर ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई बैक एंड पर चाइना ना बेसिकली अपने यहां पर एक सुपर ह्यूमन सैनिक बना रहा है जो किसी भी पैनिक सिचुएशन में किसी भी हद तक जाकर और किसी भी माहौल में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इवन बात अगर कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की जाए तो भाई वो तो ये तक भी क्लेम करती है कि आज की डेट में चाइना प्रैक्टिकली 10,000 से ज्यादा ऐसे सैनिक ऑलरेडी डेवलप भी कर चुका है, जो चीज ऑनेस्टली इंडिया के लिहाज से काफी ज्यादा गलत है। फैक्ट नंबर 2 गाइज, अभी ना मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूं जिसे अगर आपने ठंडे दिमाग से अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया तो फाइनेंशियली जितनी भी प्रॉब्लम आपको होती है ना गाइज, आज के बाद से वो नहीं होंगी। और देखो, ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च करी तो भाई मुझे ना इंटरनेट पर कोई भी आर्टिकल या वीडियो इस चीज से रिलेटेड मिली ही नहीं। और उस चीज का पता है नाम क्या है? उस चीज का नाम है ब्रेन मनी स्क्रिप्ट। असल में देखो, साल 2012 से लेकर 2016 और साल 2018 से लेकर 2022 तक अलग अलग कॉन्टिनेंट और अलग अलग देशों में ना एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया, जिसमें यह देखा गया कि मिडिल क्लास फैमिली से ही निकलकर आने वाले कुछ लोगों के हाथ में भाई पैसा टिकता ही नहीं है, ना ही वो अच्छे तरीके से अर्न कर पाते हैं और ना ही सेव कर पाते। जबकि वही सेम मिडिल क्लास से निकलकर आने वाले कुछ लोग जो डिसेंट सी जॉब भी करते हैं ना भाई, वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई एक सेम क्लास से निकलने वाले
दो इंसानों में इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट ही कैसे हो जाता है। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सीधी सी है। बचपन में आपका दिमाग जिस एनवायरनमेंट में रहा होता है वो उसे ही सच समझकर खुद के लिए एक स्क्रिप्ट को तैयार करता है और बाद में पूरी ही जिंदगी उसे फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप बचपन से ही अपने पेरेंट्स से ये सुनते हो कि भाई पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको सेव करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन खर्च तो तुम आसानी से कर सकते हो, तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेन ना अपने आप ही ये मान लेता है कि भाई लाइफ की सबसे टफ चीज पैसा कमाना है, और अगर हमने वो काम कर भी लिया तो उसे सेव करना तो भाई नेक्स्ट टू लेवल टफ है। तो इस कंडीशन में जब आप खुद भी जॉब करना शुरू करते हो और आपको जो भी सैलरी मिलती है, तो क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी बचपन से ही मनी स्क्रिप्ट बना चुका है, तो मंथ का लास्ट आते आते वो लिटरली ऐसी अजीब अजीब से खर्चे आपसे करा देगा, जिसके चलते हुए आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा होगा ना भाई, वो मंथ एंड से पहले ही खत्म हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस को बच्चों के साथ शेयर नहीं किया जाता, तो उनके दिमाग में ना भाई साहब कोई मनी स्क्रिप्ट बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से जब वो खुद कमाना शुरू करते हैं तब उनका दिमाग एक फ्यूचर पाथवे को बनाता है, जिसमें वो कमाता भी है, सेव भी करता है और फ्यूचर को सिक्योर भी करता है। और यही वो मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से आज इंडिया की बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो अगर ठंडे दिमाग से सोचे ना भाई, तो वो एवरेज जॉब भी ठीक ठाक कर रही हैं, लेकिन मंथ लास्ट में उनके अकाउंट में बच कुछ नहीं पा रहा। तो देखो गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं केपेबल भी हूं और एक डिसेंट से अमाउंट की जॉब भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ना पैसे बच नहीं पा रहे हैं, सो यू हैव टू चेंज योर मनी स्क्रिप्ट, जहां पर आपको अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि भाई पैसा कमाने ना इतनी भी ज्यादा टफ चीज नहीं है और उसको सेव भी आप आसानी से कर सकते हो। और ये चीज अगर लगातार आप 3 महीने अपने दिमाग के साथ समझाते हो और ऐसे ही करते हो, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, और इवन मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि चौथे महीने से भाई आपका दिमाग 10 ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाकर खड़ा करेगा, जिसमें आपकी ना साइड इनकम भी आसानी से हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी इंसान भाई प्रैक्टिकली आम लोगों तक इस बात को पहुंचा तक नहीं रहा, which is really sad। फैक्ट नंबर 1 गाइज, हम सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो पैनिक वाली सिचुएशन चल रही थी। अब देखो गाइज, जब ये चीजें हो रही थी तो इसके पैरेलल एक और ऐसी चीज भी हो रही थी जिसके ऊपर कोई भी स्पेस एजेंसी या फिर एक्सपर्ट भाई खुलकर बात ही नहीं कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि ये जो चीज है ना, ये अभी से नहीं बल्कि एक बहुत लंबे समय से होती हुई चली आ रही है, लेकिन इस रात से कोई भी पर्दा नहीं उठा रहा। तो चलो गाइज, आज मैं सबसे पहली बार आपके सामने एक ऐसी चीज रखता हूं जिसके बारे में जानने के बाद आपका इस पूरी दुनिया को देखने का जो नजरिया ना भाई, वो एक ही झटके में बदल जाएगा। असल में गाइज, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी पैनिक सिचुएशन चल रही थी, उसी के ही बीच हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली जिसमें यह दावा किया गया कि बॉर्डर के आसपास दोनों ही कंट्रीज में कुछ अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा गया है, जिनका फ्लाइंग पैटर्न और बिहेवियर हमारी रीसेंट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही डिफरेंट था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के तो खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में यह बोला था कि शायद ये कोई इंडिया की तरफ से आई हुई टेक्नोलॉजी थी जिसमें स्टेल्थ मोड लगा हुआ था और इसलिए ना हम इसके पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि देखो गाइस, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मैं थोड़ा सा सीरियस नहीं लेता हूं और उन्हें शायद मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है कि उनको सीरियसली ना लिया जाए तो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान वाले इस इंसिडेंट को भी छोड़ दें, तब भी हमें प्रॉपर एक ऐसी टाइमलाइन देखने को मिलती है जो इस बात को प्रूव करती है कि जब जब दुनिया में दो मेजर कंट्रीज एक दूसरे के सामने आकर खड़ी होती हैं, तब अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नजर आते हैं। कैसे? चलो इसे भी प्रूफ करता हूं। साल 2022 रूस और यूक्रेन के बीच हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली, जब ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अपने हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रही थी, तब यूक्रेन की कैपिटल कीव में 10 से भी ज्यादा बार ऐसे इंसिडेंट लोगों के सामने आए जहां पर अजीब से स्पेसक्राफ्ट को हवा में हवर करते हुए देखा गया। इंटरेस्टिंगली, आगे चलकर यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ऑफिशियली ये बोला, These were non-physical objects moving at the speeds beyond comprehension। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हवा में देखे इन अजीब से स्पेसक्राफ्ट का आज तक भी ना ही रशिया से कोई लिंक हमारे सामने आया और ना ही यूक्रेन से। साल 2003 ईरान पर अमेरिका अटैक कर देता है। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही ये चीज बहुत बड़े स्केल पर पहुंची, बगदाद के आसमान में लोगों को फ्लाइंग ट्रायंगुलर स्पेसक्राफ्ट दिखाई देने लगे, जिनका रेडार पर कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। अब देखो, दोनों ही कंट्रीज के लिए ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी कि आगे चलकर साल 2007 में बगदाद थिएटर में डीओडी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया गया, जिसमें यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली ये बताया कि हमें ये नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिकली कहां से आए हैं और इसलिए इस पूरे ही प्रोजेक्ट को नाम दिया गया द ब्लैक प्रोजेक्ट।
और देखो गाइज, अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि ये चीज इंडिया के साथ अभी तक सिर्फ एक बार ही हुई है, तो सॉरी टू से दिस, पर आप पूरे ही तरीके से गलत हैं। एक्चुअली में जब साल 2020 में इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में भी टेंशन पीक पर चली गई थी, तब इंडियन आर्मी ने भी 100% ये कंफर्म किया था कि उनको वहां पर यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, जिसे वहां पर पेंगुइन लेक लद्दाख के आसपास बहुत बार देखा गया। इवन इसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने एक रिपोर्ट को भी पब्लिश किया था, जिसमें यह बताया गया था कि ये ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर हवर कर रहे थे, जिनका रेडार पर कोई भी सिग्नल कभी भी रिसीव नहीं हुआ। और देखो गाइस, ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हमें सबसे पहली बार वियतनाम वॉर में भी देखने को मिला था। जब साल 1969 में वियतनाम के जंगलों में यूएस सोल्जर्स रह रहे थे, तब अचानक से एक गोल्डन ग्लोइंग ऑब्जेक्ट उनके बेसिस के ऊपर लगातार घूमता हुआ नजर आया। इसके बाद CIA ने एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट को भी पब्लिश किया, जिसका नाम था यूएफओ साइटिंग्स एट क्वान ट्राई। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि WW1 और WW2 में भी इन तरीके की चीजें हमें हजारों बार देखने को मिली थी। इवन बात अगर साल 2025 तक की भी की जाए, तो अब तो भाई ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि जब जब भी दो कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ता है और इन तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है, तब वहां पर इन तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमेशा ही हमें हवर करते हुए नजर आते हैं। और देखो गाइस, अब तो ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इनके ऊपर 3 अलग अलग थ्योरीज को भी प्रपोज किया है, जिसमें बात अगर सबसे पहली थ्योरी की करूं, तो वो ये कहती है कि ये जो बींग्स है ना, ये सिर्फ हमें ऑब्जर्व करने आते हैं। ये देखो ठीक वैसा ही है, जब जंगल में दो जानवर लड़ते हैं ना, तो हम दूर से या फिर कैमरा के थ्रू सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जानवर प्रैक्टिकली कर क्या रहे हैं और इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो वहीं गाइस, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि देखो इन तरीके की कंडीशन में ना हम न्यूक्लियर सिग्नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या फिर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मे बी हमारी ये टेक्नोलॉजी इन स्पीशीज को हमारे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती हो और उसी अट्रैक्शन की वजह से इन तरीके की साइटिंग्स इस टाइम पीरियड के दौरान बढ़ जाती हो। तो वहीं दोस्तों, बात अगर तीसरी थ्योरी की करूं, तो वो ये बात को बोलती है कि मे बी ये सिर्फ ना हमें वार्न करने के लिए बार बार यहाँ पर आते हो कि अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले गए तो शायद हमारा फ्यूचर ज्यादा सिक्योर ना हो। और ये भी हो सकता है कि ये बीइंग्स जो हैं ये फ्यूचर से ही बिलोंग करते हो और इन्हें पता हो कि आज जो हम कुछ भी कर रहे हैं भाई, उसके सर्कमस्टेंसेस फ्यूचर में क्या होंगे। हालांकि देखो गाइस, ये थ्योरीज प्रैक्टिकली सिर्फ थ्योरीज ही है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमें बार बार इन तरीके की पैनिक सिचुएशन में देखने को मिल रहे हैं। और आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन इस चीज को डिकोड करना अब हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है, क्योंकि भाई एटलीस्ट हमें ये तो मालूम हो कि जब जब हमारी अर्थ पर कोई भी ऐसी चीज होती है तो ये हमारे सामने आकर क्यों खड़े हो जाते हैं। और देखो गाइस, हो सकता है कि अगर हमने इस चीज को इग्नोर किया तो आगे आने वाले टाइम में यही चीज शायद हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कोई एडवांस ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जिसे वर्ल्ड की कोई सुपर पावर चुपके से इस्तेमाल करती है, या प्रैक्टिकली ये कोई भारी सभ्यता के परग्रहियों का काम है और किसी न किसी तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसान इस प्लेनेट पर अकेले नहीं हैं। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को गाइस मैं पिन जरूर करूंगा। इसके साथ ही गाइस, आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं अपने कमेंट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। चार्जेस बहुत ज्यादा नॉमिनल है गाइस, सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ, और हमारे ऑलरेडी जितने भी मेंबर्स जुड़ चुके हैं उनका थैंक यू। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो दो वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि ये भी अपने आप में ऑसम है। जय हिंद।